हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। और आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स 19 जून 2020 के। तो फटाफट से आप इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी लोगों से भी कहिए कि इस सेशन को ज्वाइन करें। और हम लोग पढ़ने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स 19 जून के। साथ ही आप हमारे चैनल पेंडुलम मीडिया को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें नोटिफिकेशन के लिए। पहली न्यूज है, जम्मू और कश्मीर को 3 प्रतिष्ठित दीन दयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जम्मू और कश्मीर को 3 प्रतिष्ठित दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जम्मू और कश्मीर को देश के 9 केंद्र शासित प्रदेशों में से चुना गया है। जम्मू और कश्मीर को यह पुरस्कार ग्राम पंचायतों के सामाजिक आर्थिक विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए गए हैं। पंचायत रैथल, पंचायत बड़काना और पंचायत मीस को सामाजिक आर्थिक सेवाओं के लिए सेवाओं के वितरण में सुधार लाने में अपने काम की मान्यता देने के लिए सबसे अच्छी पंचायतों में शामिल किया गया है। कुछ समय पहले जम्मू और कश्मीर सरकार को केंद्रीय मंत्रालय द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के 3 अलग अलग राष्ट्रीय पुरस्कारों नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो चलिए इसी के साथ एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड कौन से 2 आर्टिकल थे जिनको स्क्रैप किया गया था। कौन से वो 2 आर्टिकल थे जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड जिनको स्क्रैप किया गया था, और उसके बाद जम्मू और कश्मीर को जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न भी देख लेते हैं। इसका उत्तर जल्दी से बताइए। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेशों को ग्राम पंचायतों के सामाजिक आर्थिक विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली। तो इसका सही उत्तर बताइए कि किस केंद्र शासित प्रदेश को ग्राम पंचायतों के सामाजिक आर्थिक विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए आपने आंसर कर दिया, तो इसका जो सही उत्तर है वो बता देती हूँ। इसका सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर। अगली न्यूज देखते हैं। भारत मॉस्को में सैन्य परेड में भाग लेने के लिए 75 सदस्यीय त्रिसेवा दल को रूस भेजेगा। और मॉस्को में यह जो परेड है द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 24 जून को आयोजित की जाएगी। परेड रूसी और अन्य महत्वपूर्ण लोगों द्वारा किए गए वीरतापूर्ण कार्य और बलिदानों का सम्मान करेगी। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो यह एक वैश्विक युद्ध था जो 1939 से लेकर 1945 तक चला था। इसमें दुनिया के अधिकांश देश, जिनमें सभी महाशक्तियां शामिल थी, 2 सैन्य गठजोड़े मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में बट गई थी। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन सी कंट्रीज थी और धुरी राष्ट्र में कौन कौन सी कंट्रीज थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर। जल्दी से कमेंट करके बताइए। इससे जुड़ा एक प्रश्न और देख लेते हैं। भारत किस देश की सैन्य परेड में भाग लेने के लिए 75 सदस्यीय त्रिसेवा दल भेजेगा? रूस, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन। तो भारत किस देश की सैन्य परेड में भाग लेने के लिए 75 सदस्यीय त्रिसेवा दल भेजेगा? रूस, जर्मनी, फ्रांस या ब्रिटेन? इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि रूस। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है। और हाल ही में भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। भारत 193 सदस्यीय महासभा में 184 वोटों से जीता है। भारत को 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। भारत का 2 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा। भारत के साथ आयरलैंड, मेक्सिको और नॉर्वे ने भी सुरक्षा परिषद के चुनाव जीते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि जो ये 10 सदस्य जो गैर स्थायी सदस्य होते हैं, ये 10 होते हैं, और जो भारत है वो किस रीजन से, किस क्षेत्र से भारत जो है चुना गया है इस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हम बात करें तो ये 6 प्रमुख अंगों में से एक है संयुक्त राष्ट्र के, और यह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसमें 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, गैर स्थायी होते हैं, और 5 जो है इसके स्थायी सदस्य होते हैं। वो 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं?
उनके नाम फटाफट से कमेंट करके बताइए कौन कौन से 5 जो है स्थायी सदस्य हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। यह 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित किया गया था। चलिए अब इससे जुड़ा एक प्रश्न भी देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1943, 1945, 1964 या 1975? फटाफट से कमेंट करके बताइए कि संयुक्त राष्ट्र परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1943, 1945, 1964 या 1975? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 1945 इसका सही उत्तर है। अगली न्यूज है, IAEA ने ईरान के अघोषित परमाणु प्रोग्राम पर जांच बैठक आयोजित की। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ईरान के अघोषित परमाणु प्रोग्राम पर जांच बैठक आयोजित की। बैठक में पाया गया कि ईरान ने 2015 में हुए परमाणु समझौते का अनुपालन नहीं किया है। तो ये जो 2015 का जो परमाणु समझौता हुआ था तो ये काफी चर्चा में रहा था क्योंकि यूएस ने इससे विड्रॉ कर लिया था। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो परमाणु समझौता है ये किस किस के मध्य हुआ था? ईरान, एक तरफ ईरान था और एक तरफ यूएस और बाकी कंट्रीज थी। वो बाकी कंट्रीज कौन है वो कमेंट करके मुझे फटाफट से बताइए। ईरान के परमाणु ईंधन भंडार में भी काफी वृद्धि हुई है। ईरान ने निरीक्षकों को उन 2 साइटों तक पहुंचने नहीं दिया जिन्हें एजेंसी देखना चाहती थी और जहां पर कुछ संभावित जो है परमाणु सामग्री मौजूद थी। साथ ही ईरान ने 2000 के दशक की शुरुआत में संभावित अघोषित परमाणु सामग्री के उपयोग के बारे में सवालों के उत्तर देने में भी असफल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की अगर हम बात करें IAEA की, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए उसके उपयोग को रोकना चाहता है। इसे 29 जुलाई 1957 को एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वो वियना, ऑस्ट्रिया में है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो IAEA है उसके जो अभी अध्यक्ष हैं, जो हेड हैं, वो कौन है? क्योंकि ये सवाल बन सकता है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि जो बहुत एग्जाम्स हैं काफी सारे, जैसे CGL की, CHSL के हाल ही में हुए थे, तो उसमें पूछ लिया गया था हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन। तो आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं तो उसके जो हेड्स हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, उन सबको आप जरूर पढ़िए। उसमें कितने मेंबर्स हैं ये भी पढ़िए। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि IAEA के जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है। इससे जुड़ा चलिए एक प्रश्न भी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना, न्यूयॉर्क, पेरिस या रोम? फटाफट से कमेंट करके बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय जो है वो कहां पर है? वियना में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में या रोम में? चलिए इसका सही उत्तर बता देती हूँ। इसका सही उत्तर जो है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि वियना में, जो ऑस्ट्रिया में है। वहां पर ये IAEA का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो वहां पर स्थित है। अगली न्यूज देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस स्कूल ने विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2020 जारी किया है। इस सूची में 63 देशों को विभिन्न आर्थिक आयामों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। पहली बार यह सूचकांक 1989 में प्रकाशित किया गया था। इसके प्रमुख बिंदु है कि इसमें जो शीर्ष स्थान पर रही है कंट्री वो है सिंगापुर, सबसे प्रथम स्थान हासिल किया है। भारत की रैंकिंग की बात करें तो 43rd रैंक भारत की इसमें आई है इस सूचकांक में। ठीक है, ये है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020। डेनमार्क का दूसरा स्थान रहा है और अमेरिका 10वें स्थान पर रहा है। चीन की अगर बात हम करें तो वह 14वें स्थान से 20वें स्थान पर खिसक गया है। लेकिन ब्रिक्स देशों में जो एक समूह है ब्रिक्स, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका को मिला के जो ये ग्रुप बना है, इसमें जो इंडिया की रैंकिंग है वो 2nd नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे चीन है, 2nd पे जो है इंडिया है, उसके बाद जो स्थान आता है वो आता है 3रे नंबर पे रूस का, उसके बाद 4थे नंबर पे आता है ब्राजील और 5वें नंबर पे आता है दक्षिण अफ्रीका। तो कई बारी जो रैंकिंग है उससे जो प्रश्न है वो कंपेयर करके भी पूछे जाते हैं। जैसे ब्रिक्स पे पूछा या फिर साउथ एशिया में अगर आपसे पूछा होता कि भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत की रैंकिंग जब आप पढ़ रहे हैं किसी भी सूचकांक में, किसी भी इंडेक्स में या रिपोर्ट में, तो उसको कंपेयर करिए कि आसपास के वो कितने किस किस में उसकी क्या रैंकिंग है।
ठीक है, आप मुझे अभी बताइए कि हाल ही में एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया था, तो इसमें भारत की रैंक कितनी थी? ये आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इसमें भारत की रैंक कितनी थी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 50वीं, 45वीं, 43वीं या 35वीं? फटाफट से बताइए कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 50वीं, 45वीं, 43वीं या 35वीं? चलिए इसका सही उत्तर बताते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 43वीं रैंक हासिल हुई है। अगली न्यूज देखते हैं। डेक्सामेथासोन का उपयोग वर्षों से खिलाड़ियों द्वारा किया जा रहा है। जो खिलाड़ी हैं उनके द्वारा चोटों से उनके पूर्णवास में तेजी लाने और संक्रमण से उभरने के लिए किया जाता है। हाल ही में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने डेक्सामेथासोन को नोवल कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अभी तक की सबसे बड़ी सफलता बताया है। डेक्सामेथासोन कोविड-19 रोगियों में सबसे गंभीर रूप से बीमार लोगों की मृत्यु दर में लगभग 1/3 से कटौती करने के लिए उपयोगी पाया गया था। डेक्सामेथासोन एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है और यह आसानी से उपलब्ध दवा है जो शरीर में उन पदार्थों को छोड़ने से रोकती है जो सूजन का कारण बनते हैं। इसका प्रभाव अक्सर 1 दिन के भीतर देखा जाता है और लगभग 3 दिन तक इसका प्रभाव जो है वो रहता है। यह दवा विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा के प्रतिबंधित पदार्थों की सूची में है। तो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ये चर्चा में काफी समय से था। तो एक कंट्री के जो प्लेयर हैं, एक कंट्री थी जिसके प्लेयर्स जो है उनको जो है वाडा के द्वारा जो है बैन किया गया था खेलने से। तो आप मुझे बताइए वो कौन सी कंट्री है जिसके प्लेयर्स को वाडा के द्वारा जो है डोपिंग के बहुत सारे केसेस थे, तो उसके चलते जो है कंट्री के प्लेयर्स को बैन किया गया था। बताइए उस कंट्री का नाम क्या है, फटाफट से कमेंट करके। स्पेन के खिलाड़ी और रियल मैड्रिड स्टार सर्जियो रामोस से लेकर मलेशियाई बैडमिंटन के दिग्गज ली चांग वई तक और सबसे हाल ही में भारतीय जेवलिन थ्रोअर देविंदर सिंह कौंग को पकड़ा गया था क्योंकि वे इस दवा का इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि एथलीटों को केवल प्रतियोगिता के दौरान यह दवा जो है इसका उपयोग करने से रोक दिया जाता है। यदि पदार्थ एक प्रतियोगिता से पहले पाया जाता है तो इसे डोपिंग अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है सूजन को कम करने के लिए भी किया जाता है और जल्दी रिकवरी के लिए किया जाता है। तो अगर किसी प्रतियोगिता के पहले अगर इस पदार्थ को पाया जाता है तो डोपिंग अपराध उसको नहीं माना जाता है। लेकिन यदि किसी प्रतियोगिता के दौरान इस पदार्थ का उपयोग किया जाता है तो वह जो है डोपिंग की कैटेगरी में आएगा, डोपिंग अपराध उसको माना जाएगा। चलिए इससे जुड़ा हम लोग एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में कौन सी दवा को कोविड-19 रोगियों में सबसे गंभीर रूप से बीमार लोगों की मृत्यु दर में लगभग 1/3 से कटौती करने के लिए उपयोगी पाया गया है? रेमडेसिविर, क्लोरोक्विन, एंथ्रासीन और डेक्सामेथासोन। तो इसका सही उत्तर फटाफट से बताइए कौन सा होगा? रेमडेसिविर, क्लोरोक्विन, एंथ्रासीन और डेक्सामेथासोन। फटाफट से कमेंट करके बताइए। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि डेक्सामेथासोन। अगली न्यूज है दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के मध्य संयुक्त संपर्क कार्यालय का विध्वंस। हाल ही में दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के मध्य संयुक्त संपर्क कार्यालय का विध्वंस हो गया है। संयुक्त संपर्क कार्यालय का विध्वंस प्योंगयांग और सियोल के बीच संबंधों में हालिया गिरावट के बाद हुआ है। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच संचार को सुविधाजनक बनाने के लिए यह जो संपर्क कार्यालय है ये 2018 में काओसोंग में स्थापित किया गया था। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ काओसोंग में सीमा के किनारे एक औद्योगिक टाउनशिप के साथ विकसित इस कार्यालय को ध्वस्त कर दिया है, जिससे इन दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। उत्तर कोरिया ने यह कदम दक्षिण कोरिया की अंतर कोरियाई आर्थिक परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने में असमर्थता के बाद उठाया है, जो संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के साथ अमेरिका के दबाव में प्योंगयांग के लिए फायदेमंद थी। तो चलिए मुझे बताइए कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को जो सेपरेट करने वाली जो बाउंड्री है वो कौन सी बाउंड्री है? उस बाउंड्री का नाम क्या है?
दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को बांटने वाली जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री का नाम क्या है, मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए। अगली न्यूज है, केंद्र सरकार जल जीवन मिशन के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं केंद्र सरकार ने, और यह धनराशि जल जीवन मिशन योजना के तहत वित्त वर्ष 2020-21 में राज्यों को प्रदान की जाएगी। इस निर्णय के पीछे सरकार का उद्देश्य कोविड-19 के कारण विभिन्न शहरों से गांव वापस आए प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में पानी की समस्या को भी हल करना है। हाल ही में केंद्र द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पर भी 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बात करें हम जल जीवन मिशन की, तो यह मिशन जो है अगस्त 2019 में घोषित किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य यह है कि सभी ग्रामीण घरों में पाइप जलापूर्ति द्वारा जल प्रदान करना है। 2024 तक की इसकी टाइमलाइन रखी गई है कि जितने भी ग्रामीण घर हैं उसमें जो पाइप जलापूर्ति है उसके द्वारा जल प्रदान करना है 2024 तक। इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय नोडल एजेंसी है। तो कई बार कोई मिशन है, स्कीम है, उसके लिए जो भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है, जो भी मंत्रालय है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नोडल एजेंसी होती है, उससे भी प्रश्न आ जाता है। तो जल जीवन मिशन नाम से ही समझ में आता है कि ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जल जीवन मिशन के तहत कितनी राशि आवंटित की है? 40,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ रुपए या 20,000 करोड़ रुपए? फटाफट से बताइए कि जल जीवन मिशन के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है वर्ष 2020-21 के लिए। 40,000, 30,000, 60,000 या 20,000 करोड़ रुपए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 30,000 करोड़ रुपए जो है वो राशि आवंटित की गई है। अगली न्यूज देखते हैं। केरल सरकार ने फर्स्ट बेल नामक एक पहल शुरू की है। इस पहल के माध्यम से राज्य के स्कूली छात्रों के लिए वर्चुअल क्लास आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी संकट के दौरान निर्बाध शिक्षा प्रदान करना है। यह कक्षाएं केबल नेटवर्क, डायरेक्ट टू होम सेवाओं और इंटरनेट पर उपलब्ध मुफ्त सार्वजनिक रूप से संचालित टेलीविजन चैनल पर संचालित की जा रही हैं। सरकार इसके लिए काइट वेक्टर्स चैनल का उपयोग कर रही है। केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन काइट ने कक्षाओं के संचालन के लिए समय सारिणी निकाली है। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न और देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने फर्स्ट बेल नामक एक पहल शुरू की है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल या असम? फटाफट से कमेंट करके बताइए किस राज्य ने फर्स्ट बेल नामक पहल शुरू की है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल या असम? तो चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि केरल जो राज्य है उसने ये फर्स्ट बेल नामक पहल शुरू की है। ऑटिस्टिक प्राइड डे 18 जून, हर साल 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। इस दिन को चिन्हित करने का मुख्य उद्देश्य लोगों में ऑटिज्म के बारे में जागरूकता पैदा करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार 160 में से एक बच्चा ऑटिस्टिक है। ऑटिज्म मूल रूप से एक विकास विकार है जो किसी व्यक्ति की बातचीत और संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करता है। विकार व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र पर सीधा प्रभाव डालता है और समग्र रूप से व्यक्ति के भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। पहला ऑटिस्टिक प्राइड डे ब्राजील में वर्ष 2005 में मनाया गया था। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। ऑटिस्टिक प्राइड डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 12 मई, 18 जून, 15 जुलाई या 15 अगस्त? फटाफट से कमेंट करिए। ऑटिस्टिक प्राइड डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 12 मई, 18 जून, 15 जुलाई या 15 अगस्त? तो चलिए इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 18 जून को हर साल ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। अगली न्यूज देखते हैं। खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इन सेंटर्स की स्थापना ओलंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की जाएगी। इसके लिए पूरे देश में एक मजबूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के प्रयासों के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा एक सेंटर चिन्हित किया जाएगा। खेल मंत्रालय ने पहले चरण में 8 राज्यों में सरकार के स्वामित्व वाली खेल सुविधाओं को चिन्हित किया है, जो इस प्रकार हैं। संगी लोहन खेल अकादमी ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय युवा केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक, जीवी राजा सीनियर सेकेंडरी स्पोर्ट्स स्कूल तिरुवनंतपुरम केरल,
खुमान लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इम्फाल मणिपुर, राजीव गांधी स्टेडियम आइजॉल मिजोरम, स्टेट स्पोर्ट्स अकेडमी आईजी स्टेडियम कोहिमा नागालैंड, कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर ओडिशा, रीजनल स्पोर्ट्स स्कूल हकीमपेट तेलंगाना। तो इसमें आप मुझे बताइए कि जो भुवनेश्वर में अभी हाल ही में कोई स्पोर्ट्स हुए थे, वो जो स्पोर्ट्स हुए थे वो कौन से स्पोर्ट्स हुए थे उड़ीसा में, और ये प्रश्न जो है हाल ही में एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में जो उड़ीसा में स्पोर्ट्स हुए थे वो कौन से स्पोर्ट्स हुए थे। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न भी देख लेते हैं। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना सरकार द्वारा इनमें से किन राज्यों में की जाएगी? अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उपरोक्त सभी। फटाफट से बताइए, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना सरकार द्वारा इनमें से किन राज्यों में की जाएगी? अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि उपरोक्त सभी। इन सभी राज्यों में जो है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों हमने यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है इंपॉर्टेंट वो हमने कवर कर लिए हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप रोजाना ये डेली करंट अफेयर्स सेशन फॉलो कर रहे होंगे, और जो है इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर कुछ डाउट है, कोई भी समस्या है, उसको कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की, आपको आंसर करने की, और यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए, बढ़िया से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।